नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं कि सहारा रिफंड पोर्टल पे आपको लॉगिन कैसे करना है, वहां पे अपना पंजीकरण कैसे करना है और सहारा रिफंड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उसके बारे में जो है आपको सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि हम लोग जो है सहकारिता मंत्रालय की वेबसाइट पे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे लिंक दिया गया है कि ऑनरेबल होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर्स टू लॉन्च CRCS सहारा रिफंड पोर्टल ऑन 18 जुलाई 2023 एट 11 AM। सो दोस्तों इसको लॉन्च कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ट्वीट भी जो है ऑफिशियली कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपॉजिटर्स ऑफ द सहारा ग्रुप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन एक्सेस द पोर्टल थ्रू मिनिस्ट्रीज वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए लिंक भी दिया हुआ है, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सीधे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जब उस पर क्लिक करेंगे तो आप ये वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है mocrefund.crs.gov.in। ये दोस्तों वेबसाइट है जो कि लॉन्च कर दिया गया है आज। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो सहारा के जो निवेशक हैं, जो ये 4 सोसाइटीज़ के थ्रू उनका पैसा जमा हुआ है, अभी वही केवल क्लेम कर पाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, तो देखिए पहला जो है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, और दूसरा है सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, और फिर तीसरा है कि हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, फिर चौथा है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। ये जो सहारा के जो निवेशक हैं, अगर उनका पैसा इन 4 सोसाइटीज के अंतर्गत जमा हुआ है तो वही जो है अभी इस पोर्टल पे जो है क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से केवल 5000 करोड़ जो है अभी रिलीज किया गया है। वो पैसा जब सबके जो निवेशक हैं जमा करता है सबको मिल जाएगा, उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा पैसा रिलीज करने का उस पर फिर विचार किया जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो है आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रहा है जमाकर्ता पंजीकरण का, फिर जमाकर्ता लॉगिन का, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या है उसका पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, फिर आवेदन कैसे करना है यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे सामान्य प्रश्न, अगर आप कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपके जमाकर्ता या जो सहारा इंडिया का आपने जमा किया था उसके रिलेटेड में, तो यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे शिकायत भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखिए पोर्टल हेल्पलाइन का नंबर भी दिया हुआ है। इस नंबर पे आप कॉल करके कुछ मदद लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सो देखिए अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जमाकर्ता पंजीकरण पे, तो आपके सामने जो है ऐसा पेज खुल के आएगा। यहाँ पे देखिए जमाकर्ता पंजीकरण का पेज यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आपको पंजीकरण कैसे करना है, आपको अपना आधार नंबर जो अंतिम 4 अंक है आधार नंबर का उसको यहाँ पे एंटर करना है, और फिर जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद OTP प्राप्त करें, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर जो लिंक होगा आपके आधार से उस पर एक OTP आएगा, उस OTP को एंटर करके जो है यहाँ पे अपना पंजीकरण कर लेना है। उसके बाद देखिए ऑप्शन क्या है जमाकर्ता लॉगिन का। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये देखिए जमाकर्ता लॉगिन का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ भी वही सेम स्टेप है, आपको अपना आधार कार्ड का जो 4 अंक है वो यहाँ पे एंटर करना है लास्ट वाला। उसके बाद जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे उसको एंटर करना है, फिर OTP प्राप्त करें यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ आवेदन कैसे करें, जब इस पर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे सामने क्या खुल के आता है। यहाँ पे देखिए जो है एक वीडियो यहाँ पे ये आइकन कुछ बन के आ रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से जो ओपन नहीं हो रहा है, तो आई थिंक ये प्रोसेस में है, क्योंकि आज ही इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आने वाले हो सकता है कुछ दिनों में जो है यहाँ पे आवेदन कैसे करना है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाए वीडियो के माध्यम से। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए फिर चौथा ऑप्शन क्या है कि सामान्य प्रश्न, जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं लोगों के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो दोस्तों सामान्य प्रश्न पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो है ये PDF फाइल खुल के आ जाएगी। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो रिलेटेड जो आपके मन में है, जो आपके डाउट्स होते हैं उसको यहाँ पे आप जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आपको इसको प्रिंट आउट लेना है तो देखिए प्रिंटर यहाँ पे क्लिक करके आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर प्रिंटर है तो। उसके बाद डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों हमने इसको डाउनलोड कर लिया है, तो चलिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए फाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न FAQ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला है CRS सहारा रिफंड पोर्टल क्या है। तो पहली बात तो अगर ये लॉन्च हुआ है तो ऑफकोर्स अभी किसी को पता नहीं होगा, तो ये सहारा उसके बारे में बताया गया है कि सहारा रिफंड पोर्टल है क्या। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि CRS सहारा रिफंड पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट के 29 मार्च 2023 के निर्देश के अनुसार सहारा समूह की 4 सहकारी
समितियों के जमाकर्ताओं के रिफंड के प्रसंस्करण के लिए डिजाइन किया गया है। जो मैंने बताया कि जो 4 सहकारी समिति के माध्यम से जो पैसा जमा हुआ है, केवल उन्हीं का पैसा रिलीज करने के लिए जो है इस पोर्टल को बनाया गया है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल सुरक्षित है? मतलब कि ये ऐसी कोई ऐसी फेक वेबसाइट तो नहीं है कि जहाँ पे अपना डिटेल आप दे दें फिर आपका जो है डेटा लीक हो जाए, आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जी हाँ, सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल एसएसएल प्रमाण पत्र के साथ एक सुरक्षित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मतलब आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए कौन पात्र है? दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि जो रिफंड मतलब इस जो सहारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके माध्यम से कौन कौन जो है पात्र हैं, कौन अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित 4 सहारा सोसाइटी के वास्तविक और वैध जमाकर्ता सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से रिफंड के लिए पात्र हैं। तो पहला कौन है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, तो यहाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। फिर दूसरा है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ। फिर तीसरा है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। फिर उसके बाद है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। दोस्तों जो आपका पैसा जमा हो रहा था सहारा लिमिटेड का, तो ये कुछ सोसाइटीज बनी थी, उसके माध्यम से जो आपके एजेंट थे वो उसमें पैसा जमा करवा रहे थे। तो आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर आपका पैसा भी इन्हीं सोसाइटीज के अंडर में जमा हुआ है तो आप बिल्कुल आप क्लेम कर सकते हैं, आप अपना जो है पैसे के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा दायर करने के लिए पात्रता मानदंड क्या है? यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि पात्रता मानदंड क्या है, कंडीशंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, दावा अनुरोध दाखिल करने के लिए जमाकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित तिथियों से पहले पैसा जमा किया गया होना चाहिए और बकाया राशि प्राप्य होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डेट दिया गया है 22 मार्च 2022, तो यानी कि 22 मार्च 2022 से पहले जो है आपका पैसा जो ये 3 सोसाइटीज हैं इनमें जमा हुआ होना चाहिए, तभी आप जो है दावा दायर दाखिल कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, उसके बाद सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, फिर सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल। इन तीनों सोसाइटीज में आपका पैसा जो है 22 मार्च 2022 के पहले का जमा होना चाहिए, तभी आप जो है दावा दायर कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 29 मार्च 2023 के लिए, देखिए जो 29 मार्च 2023 का जो डेट दिया गया है, इसमें कौन सी सोसाइटी आ रही है, इसमें आ रही स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद, यानी कि इससे पहले का जो है पैसा आपके इस सोसाइटी में जमा हुआ होना चाहिए, तभी आप दावा दायर कर सकते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्या दावा पत्र दाखिल करने के लिए कोई शुल्क लागू है? जी नहीं, कोई शुल्क लागू नहीं है। मतलब कि जो आवेदन आप करेंगे उसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है, ये निःशुल्क है, ये टोटली फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं पे करना है इसके लिए। उसके बाद देखिए छठवां क्वेश्चन क्या है, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर पंजीकरण करने के चरण क्या है? तो यहाँ पे देखिए चरण बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका जो पंजीकरण कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, तो देखिए उसके क्या क्या चरण है, क्या स्टेप्स हैं जिसमें आप जो है अपना पंजीकरण करेंगे। तो देखिए चरण 1 दिया है जमाकर्ता पंजीकरण, यानी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें। यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था अभी, ये जो है इस पोर्टल पे आपको आना है, उसके बाद जमाकर्ता पंजीकरण ये ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, पंजीकरण पृष्ठ पर अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर जैसे विवरण सही भरें, गेट ओटीपी पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सत्यापित ओटीपी पर क्लिक करें। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे है आधार नंबर 4 अंक का, जो यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो अंतिम 4 अंक आधार कार्ड का वो यहाँ पे एंटर करना है, उससे जुड़ा मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, फिर गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स खुल के आएगा, उस बॉक्स को वहाँ पे ओटीपी को एंटर करना है, फिर सत्यापित पे क्लिक करना है, इससे आपका पंजीकरण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए चरण दूसरा क्या है, जमाकर्ता लॉगिन। तो यहाँ पे है कि सीआरएस सहारा रिफंड पोर्टल के होम पेज पर जाएं और जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करें। यानी कि ये देखिए ये जो जमाकर्ता, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद जमाकर्ता लॉगिन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे भी आपको जो है अपने आधार कार्ड का जो 4 अंक है वो यहाँ पे एंटर करना है और उससे जुड़ा मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर ओटीपी, आपके ओटीपी के माध्यम से ही जो है यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास से एक बॉक्स खुल के आएगा, उस बॉक्स में जो है आपको अपना ओटीपी एंटर करके लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए बता रहे हैं कि जमाकर्ता लॉगिन पृष्ठ पर अपने आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर जैसे विवरण सही भरें, गेट ओटीपी पर क्लिक करें और प्राप्त ओटीपी दर्ज करें। लॉगिन करने के लिए सत्यापित ओटीपी पर क्लिक करें। यानी कि ये 2 चरण है आपको अपना जो है रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के लिए।
उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, जमाकर्ता को दावा अनुरोध प्रपत्र आवेदन के साथ क्या क्या विवरण देने की आवश्यकता है। सो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या होना चाहिए, जमाकर्ता के पास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। सो देखिए पहला है सदस्यता संख्या, यानी जब आप कोई पॉलिसी या स्कीम वहाँ पे आप लिए हुए थे तो वहाँ पे एक नंबर होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, जो आप प्रीमियम भर रहे होंगे आपका सहारा का, वो संख्या आपका होना चाहिए। फिर जमा खाता संख्या, वहाँ पे एक अकाउंट नंबर भी होता है, जमा खाता जब आपका सहारा का अकाउंट ओपन हुआ था वहाँ पे खाता संख्या होता है, वो होना चाहिए आपके पास। फिर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर जो है होना चाहिए, अनिवार्य है, मतलब ये जरूरी है, तभी आप जो है ऑनलाइन दावा दाखिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, जमा प्रमाण पत्र, पासबुक, यानी कि जब आप पैसा जमा करते थे तो आपको जो रिसीट मिलती थी वो होना चाहिए, या फिर उसकी एक पासबुक जो है आपके पास होना चाहिए, यानी कि 4 ये जो है होने चाहिए। और देखिए क्या है कि पैन कार्ड, यदि दावा राशि 50,000 और उससे अधिक है, अनिवार्य है। अगर आपकी जो दावा दाखिल कर रहे हैं, मतलब कि जो अपना क्लेम कर रहे हैं पैसा लेने के लिए, अगर उसकी राशि की अमाउंट जो है 50,000 से ऊपर का है तो आपको वहां पे पैन कार्ड भी देना पड़ेगा। सो देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है कि यदि कुल दावा राशि रुपया है तो क्या पैन नंबर अनिवार्य है 50,000 और उससे अधिक। तो यहाँ बता रहे हैं हाँ, यदि दावा राशि सभी सहारा सोसाइटियों में मिलाकर 50,000 है और उससे अधिक है तो जमाकर्ता को पैन कार्ड का विवरण अनिवार्य रूप से प्रदान करना होगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे जो सभी सोसाइटियों को मिला के बताया जा रहा है, यानी कि जो 4 सोसाइटी का नाम दिया गया है, अगर आप मान लीजिए कि 10,000 किसी में जमा करके रखे हुए, किसी में 20,000 जमा करके रखे हुए, किसी में 30,000 है, तो उन सबको मिला के अगर आपकी राशि 50,000 से ऊपर हो रही है तो आपको वहां पे पैन कार्ड जो है अनिवार्य रूप से देना है। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है तो क्या होगा। यदि दावा बताया जा रहा है कि यदि दावा राशि 50,000 और उससे अधिक है तो जमाकर्ता के पास पैन कार्ड होना ही चाहिए, तभी आप जो है क्लेम कर पाएंगे। फिर 10वां क्वेश्चन क्या है कि देखिए क्या आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और बैंक खाता अनिवार्य है। तो बता रहे हैं कि जी हाँ, जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य रूप से होना चाहिए, जिसके बिना अनुरोध पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सकता। यानी कि आपके पास जो आधार है उससे मोबाइल नंबर होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी जो है आप पोर्टल पे अनुरोध अपना एप्लीकेशन दावा कर सकते हैं। अब बताया जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे है कि आधार को मोबाइल नंबर से कैसे लिंक करें, यानी कि अगर किसी का आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उनका ये क्वेश्चन है कैसे लिंक करें। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, कृपया आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए निकटतम आधार सेवा केंद्र पर जाएं। अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप जो है जो निकटतम आधार सेवा केंद्र है वहां पे जाके अपना मोबाइल नंबर अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये भी चेक करना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं, तो उस पर मेरा एक वीडियो है, वहां पे क्लिक करके आप जाके अपना डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है। उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी जमाकर्ता के पास आधार से जुड़ा बैंक खाता नहीं है तो क्या वह दावा अनुरोध दायर कर सकता है। मतलब कि ये हुआ कि अगर आपके आधार से जो आपका बैंक खाता है अगर वो लिंक नहीं है तो क्या वो अनुरोध मतलब कि एप्लीकेशन डाल सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जी नहीं कर सकते आप। आधार से जुड़े बैंक खाते के बिना जमाकर्ता दावा दायर नहीं कर सकता। आधार से जोड़ने यानी कि सीडिंग सेवा सत्विक जमाकर्ता के बैंक खाते में सुरक्षित निधि हस्तांतरण की सुविधा मिलेगी। यानी कि अगर आपका जो आधार आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है तो आप अपने बैंक में जाके अपना आधार की कॉपी और पैन कार्ड की फोटोकॉपी दे दीजिए, वहां पे आपका आधार से जो है आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा, तब यानी कि सीडिंग इसको बोलते हैं, सीडिंग हो जाएगा, उसके बाद ही जो है आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बताया जा रहा है कि आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है। तो देखिए आधार सीडेड बैंक खाते से तात्पर्य खाता धारक के उस बैंक खाते से है जो आधार संख्या से जुड़ा है। मतलब कि आधार से जुड़ा बैंक खाता क्या है, उसके बारे में अगर कोई पूछना चाहता है क्या है ये, तो मतलब जो बैंक जो आपका अकाउंट है उससे अगर आधार जुड़ा हुआ है तो उसको हम आधार से जुड़ा बैंक खाता बोलते हैं। फिर 14वां क्वेश्चन क्या है कि बैंक खाते के साथ आधार सीडिंग की जांच कैसे करें। तो मतलब अगर आप कैसे चेक करेंगे कि आपके बैंक खाते से आपका आधार सीडेड है कि नहीं, लिंक है कि नहीं, तो उसकी जांच कैसे करें। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बैंक खाते के साथ आधार जोड़ने की स्थिति की जांच के लिए कृपया UIDI वेबसाइट, मतलब कि जो आधार कार्ड की वेबसाइट है उदय की resident.uidi.gov.in बैंक मैपर पर जाएं और वहां पे चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं। इस वेबसाइट के माध्यम से जो है आप जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ा जाए। अगर किसी को नहीं पता है कि कैसे जोड़े जाते हैं तो उसके बारे में हमें उन्होंने जानकारी दिया हुआ है। हम बता रहे हैं कि जमाकर्ता अपने संबंधित बैंक में उपलब्ध सुविधा के आधार पर नीचे जाएं, विकल्पों के माध्यम से बैंक खाते के साथ आधार जोड़ सकते हैं।
तो पहला क्या है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। आप अपने आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं। बैंक के मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। जिस बैंक में आपका खाता है, जैसे कि मान लीजिए SBI हो गया या फिर कोई भी हो गया, PNB हो गया, तो उसके नेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपने आधार कार्ड को कर सकते हैं। उसका जो एप्लीकेशन होता है बैंक का, उसको डाउनलोड करके जो है आप वहाँ पे अपने आधार को बैंक खाते से जोड़ सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद तीसरा यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शंस कि बैंक में जाकर और भौतिक फॉर्म जमा करके पंजीकरण भी कर सकते हैं। यानी कि बैंक में अगर आपके पास ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, आप मोबाइल एप्लीकेशन और नेट बैंकिंग यूज नहीं करते हैं, तो बैंक में जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म भर के जो है उसको जमा करिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ और पैन कार्ड तो वहाँ पे जो है आपका आधार कार्ड से अपना जो है आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए क्या है, बैंक के ATM के माध्यम से पंजीकरण। यानी कि जिस बैंक में आपका खाता है उसके ATM में जाएंगे तो वहां भी जो है उसके माध्यम से भी आप अपना आधार अपने बैंक खाते से जोड़ सकते हैं, वहां भी उसकी फैसिलिटी होती है। उसके बाद देखिए SMS के माध्यम से पंजीकरण। आप जो है अगर आपका बैंक से आपका मोबाइल नंबर लिंक है जिसपे आपको मैसेज आता है कि आपका इतना पैसा जमा हुआ, इतना पैसा कटा, तो उस मोबाइल के माध्यम से जो है आप SMS के माध्यम से भी अपना बैंक अकाउंट से अपना आधार कार्ड जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए फोन बैंकिंग के माध्यम से पंजीकरण। यानी कि फोन करके भी जो है आप अपना आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से जोड़ सकते हैं। जो बैंक की वेबसाइट पे जो उनका नंबर होता है कस्टमर केयर का, तो वहां पे फोन करके भी आपको आधार कार्ड से जोड़ सकते हैं। सो देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है, क्या जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित की जाएगी? तो मतलब कि जैसे कि जो आप जमा करता है, जैसे मान लीजिए आपका पैसा आप क्लेम कर रहे हैं, तो आपकी जो जानकारी है वो पोर्टल पे क्या मतलब स्टोर कर दी? तो यहाँ पे बता रहे हैं नहीं, आपकी कोई जानकारी स्टोर नहीं की जाएगी। जमाकर्ता की आधार जानकारी पोर्टल पर संग्रहित नहीं है। यह UIDAI मानदंडों के अनुसार एन्क्रिप्टेड है। यानी कि आप वहां पे जो है केवल UIDAI के अनुसार आपके को वहां पे वेरीफाई किया जाएगा और वो जो आपका डेटा है आधार कार्ड का या फिर जो आपका डेटा है वो ये जो पोर्टल है उस पे आपका डेटा नहीं जमा किया जाएगा। फिर देखिए अगला 17वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दावा प्रस्तुत करने के लिए कौन से दस्तावेज संलग्न करने होंगे। यानी कि जब आप दावा यानी कि एप्लीकेशन डालेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे पैसे को लेने के लिए, तो कौन से दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने हैं उसमें अटैच करने होंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है जमाकर्ता को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने चाहिए। पहला क्या क्या है, जमा प्रमाण पत्र पासबुक। यानी कि जो आपको पासबुक मिला था जब आप पैसा जमा कर रहे थे, या फिर जो प्रमाण पत्र दिया गया था उस टाइम पे, सर्टिफिकेट आपका सहारा का, वो आपको लगाना है। दावा अनुरोध प्रपत्र, ओके, दावा अनुरोध मतलब जो एप्लीकेशन डालने उसका जो है एप्लीकेशन होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड आपको लगाना है अगर राशि 50,000 और उससे अधिक है तो। फिर देखिए 18वां क्या है क्वेश्चन, यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या जमाकर्ता किसी भी फाइल प्रारूप में दस्तावेज अपलोड कर सकता है। यानी कि जब आप ऑनलाइन अपलोड करेंगे दस्तावेज अपने डॉक्यूमेंट्स, तो किस फाइल का टाइप क्या होना चाहिए, किस प्रकार की फाइल, जैसे PDF, JPG, PNG, कौन सी फाइल होगी वहां पे, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो बता रहे हैं जमाकर्ता दस्तावेजों को PDF यानी कि PDF फाइल होनी चाहिए, या फिर JPEG होनी चाहिए, या PNG होनी चाहिए, या फिर JPEG 2 में ही अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और फॉर्मेट है आपके पास डॉक्यूमेंट्स का तो वो अपलोड नहीं होगा। आपको इन्हीं सब जो है फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप अपलोड कर पाएंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या जमाकर्ता को एक ही दावा प्रपत्र में सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है। मतलब इसका ये हुआ कि जैसे कि आपने जो पैसा जमा किया है, जो 4 सोसाइटी का नाम लिया गया, उसमें अगर आपका पैसा हर सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा जमा है, तो क्या जो एक ही दावे में जो है आप सभी जमाओं का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है, मतलब एक ही एप्लीकेशन में सारे डिटेल्स आप भर सकते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जी हाँ, जमाकर्ता को उन सभी सहारा सोसाइटियों की सभी जमाओं का विवरण देना होगा जहां जहां जमाकर्ता के पास बकाया प्राप्तियां हैं। इसे सभी दावा विवरणों को एक एक करके एक ही दावा प्रपत्र में जोड़कर देना होगा। यानी कि जब आप एप्लीकेशन डालेंगे पैसे को लेने के लिए, अगर चारों सोसाइटी में आपका थोड़ा थोड़ा पैसा है, तो उन सारी जानकारी जो है आपको एक ही जगह पे एक ही एप्लीकेशन में देना है। ऐसा नहीं कि आपने एक का अलग एप्लीकेशन डाला, दूसरे का अलग एप्लीकेशन डाला, ऐसा नहीं। आप सारे जानकारी जो है एक ही जगह पे आप जमा करिए तो आपको वेरीफाई किया जाएगा एक साथ में। फिर देखिए 20वां क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या क्या करना चाहिए। यदि किसी जमाकर्ता के पास एक से अधिक जमा खाते हैं तो उसे क्या करना चाहिए। तो उनका उत्तर यह है कि यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं तो जमाकर्ता को उन सभी के लिए एक ही दावा आवेदन पत्र भरना होगा। हालांकि जमाकर्ताओं को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र CD या पासबुक को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा। सो इसका उत्तर ये दे रहे हैं कि यदि जमाकर्ता के पास कई जमा खाते हैं, मतलब कि आपके पास अगर मान लीजिए 1, 2, 3, 4 बैंक अकाउंट है, तो
जमाकर्ता को उन सभी के लिए जो है आपको एक ही आवेदन करना होगा, एक ही एप्लीकेशन भरना होगा, ना कि जो है आप अगर आपके पास 3 बैंक अकाउंट से पैसा लेना चाहो तो 3 एप्लीकेशन डालना होगा। नहीं, आपको केवल एक ही एप्लीकेशन भरना है। बट ये पूछ रहे हैं कि हालांकि जमाकर्ताओं को प्रत्येक खाते के लिए मूल जमा प्रमाण पत्र या पासबुक को व्यक्तिगत रूप से स्कैन और अपलोड करना होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा एक अकाउंट में या 2 अकाउंट में आना चाहिए तो उसका एक जो है पासबुक जो स्कैन करके जो है वहां पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछ रहे हैं कि क्या जमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज सत्यापित किए जाएंगे। मतलब कि अगर आपने जो दस्तावेज जमा किए, अपलोड किए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स जो लगाए हुए हैं पैसा लेने के लिए, तो क्या वो सत्यापित किए जाएंगे, मतलब वो क्या वेरीफाई किए जाएंगे। तो यहाँ पे उनका उत्तर है कि जी हाँ, वो वेरीफाई किया जाएगा। जमा प्रमाण पत्र, पासबुक सहित जमा किए गए दस्तावेजों को संबंधित सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापित किया जाएगा और सत्यापन प्रक्रिया CRCS द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार होगी। मतलब कि जिस सोसाइटी में आपका पैसा जमा है तो CRCS के जो दिशा निर्देश जो है उसके आधार से जो है उसको सत्यापित किया जाए, उसको वेरीफाई किया जाएगा, क्रॉस चेक किया जाएगा कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, जो आपने जमा क्लेम किया है वो सही है कि गलत है, वो पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद ही जो है आपका ये एप्लीकेशन अप्रूव होगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या जमाकर्ता दावा प्रपत्र जमा करने के बाद और दावे जोड़ सकता है। मतलब कि अगर आपने एक बार अपना एप्लीकेशन डाल दिया किसी क्लेम को लेने के लिए तो उसके बाद और आप दावे यानी कि एप्लीकेशन कर सकते हैं पैसे लेने के लिए। तो बोल रहे हैं कि जी नहीं, आप नहीं कर सकते। दावा प्रपत्र जमा करने के बाद जमाकर्ता इसके बाद कोई दावा नहीं जोड़ सकता, इसलिए सुनिश्चित करें कि जमा करने से पहले सभी विवरण सभी ढंग से दर्ज और सत्यापित किए गए हों। मतलब कि जितना भी आपका पैसा जमा है, जितने भी आपके मतलब पेपर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब आप एक बार में ही सब देख लीजिए। जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं पैसा, वो सब एक ही बार एक ही एप्लीकेशन में आपको देना है। अगर आपने एक बार दावा दाखिल कर दिया, रजिस्टर कर दिया, तो उसके बाद आप दोबारा करना चाहेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो है जितना भी क्लेम आपके पास है इन 4 सोसाइटियों का, वो सब आपको एक ही एप्लीकेशन में जमा करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद जमाकर्ता को क्या करना चाहिए। यानी कि जब आपने एप्लीकेशन डाल दिया, अपना डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद सत्यापित करने के बाद फिर जो है सत्यापित होने के बाद फिर जमा करते, यानी कि जो आप उसको आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो उनका कहना यह कि दावा किए गए डेटा को सत्यापित करने के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें और प्रिंट करें। यानी कि जो एप्लीकेशन है वो जब सत्यापित हो जाएगा उसके बाद जो है आपका जो दावा प्रपत्र है यानी कि जो एप्लीकेशन है उसको आपको डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट कर लेना है, अपना हालिया फोटो चिपकाएं और उस पर जो है आपको फोटो चिपकाना है और फोटो के साथ साथ फॉर्म पर विधिवत हस्ताक्षर करें। यानी कि जब वो एप्लीकेशन का जो आपका प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो उस फॉर्म पे आपको जो है अपना एक फोटो लगाना है और उस पर जो है साइन करना है और अंत में क्लेम फॉर्म को स्कैन करें। उसके बाद जो फॉर्म है उसको आपको स्कैन करना है, उसके बाद फिर अपलोड करें और सबमिट करें। उसके बाद फिर आपको उसी साइट पे जाके वहां पे लॉगिन करना है, फिर आपको अपलोड करना है और सबमिट करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मतलब इनका कहना यह कि जब आप वहां पे पहले देखिए पहला प्रोसीजर यहाँ पे क्या बनता है आपका, आप वहां पे जाके जो है आप अपना पंजीकरण करेंगे यानी रजिस्टर करेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आप लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद जो आपका पैसा है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, वो सब वहां पे आपको देना है और देने के बाद जो है वो जो CRCS की टीम है वो जो सोसाइटी है उसके साथ वो वेरीफाई करेगी, सत्यापित करेगी। वहां पे आपको पता चलेगा कि आपका डेटा सत्यापित हो गया है। तो सत्यापित होने के बाद जो है फिर आपको वो जो एप्लीकेशन है यानी प्रपत्र है वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट आउट आप ले लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद उस पर आपको अपना फोटो चिपकाना है, फोटो के साथ साथ वहां पे आपको अपना साइन करना है और साइन करने के बाद जो है उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद उसको फिर उसी वेबसाइट पे जो है वहां पे आपको अपलोड करना है, सबमिट करना है। तो ये हो गया कि सत्यापित करने के बाद का प्रोसीजर। फिर देखिए 24वां क्वेश्चन क्या है, यहाँ पूछा जा रहा है कि जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा प्रस्तुत करना सफल रहा। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आप एक जमाकर्ता हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपने दावा यानी एप्लीकेशन डाला हुआ है वो सक्सेसफुल रहा। तो उनका यहाँ पे उत्तर है कि दावा सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर पोर्टल पर एक पावती संख्या दिखाई देगी, यानी कि एक नंबर आपको वहां पे मिल जाएगा, एक रिसीट नंबर मिल जाएगा
और पुष्टि के लिए जमाकर्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भी भेजा जाएगा। यानी कि जब आपका वहां पे जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको जो है यहाँ वहां पे एक नंबर मिल जाएगा, उसको आप नोट कर लेना है और वही चीज जो आपके जो मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ है उसी पे आपको एसएमएस के द्वारा जो सूचित कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि सहारा सोसाइटी को दावे का सत्यापन करने में कितना समय लगेगा। यानी कि जो सहारा सोसाइटी है जो आपका एप्लीकेशन है उसको सत्यापन करने में कितना समय लगेगा ये पूछा जा रहा है। तो उनका उत्तर यहाँ पे है कि दावा प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर सहारा सोसाइटी दावे को सत्यापन और प्रक्रिया करेगी। यानी कि 30 दिनों के अंदर जो है आपका दावा जो है सत्यापित किया जाएगा और जो उसके आगे का प्रोसेस है वो फिर स्टार्ट किया जाएगा। यानी कि 30 दिन का टाइम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा। अब देखिए जब आपकी जो सहारा सोसाइटी जहाँ पे आपका पैसा जमा हुआ है वो उसका सत्यापन अगर पूरा हो गया है तो जमाकर्ता के दावे पर कौन कार्रवाई करेगा, यानी कि जो आपका दावा है उस पर कौन एक्शन लेगा। तो यह बताया जा रहा है कि सहारा सोसाइटी द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत सत्यापनकर्ता और सीआरएस आपके दावे पर अगले 15 दिनों में कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो 30 दिन का टाइम दिया गया था मतलब कि उस आपका दावा सत्यापन करने के लिए, तो उस सत्यापन के बाद यानी कि जो सोसाइटी है उसके सत्यापन के बाद फिर जो ये जो अधिकृत हैं सत्यापनकर्ता जैसे कि जो सीआरसीएस हैं और मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव किए गए हैं वो अगले 15 दिनों लेंगे इस कार्रवाई को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। यानी कि टोटल 45 दिन का टाइम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जमाकर्ता को कैसे पता चलेगा कि दावा अनुरोध स्वीकृत है या नहीं। यानी कि अगर आप जो है दावा एप्लीकेशन डाल दिए हैं पैसे लेने के लिए, क्लेम कर दिए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फॉर्म यानी दावा एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देखिए उनका उत्तर है कि जमाकर्ता को इस संबंध में एसएमएस या ईमेल के माध्यम से एक अधिसूचना प्राप्त होगी। आपको एसएमएस के द्वारा बता दिया जाएगा कि आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जमाकर्ता को रिफंड यानी दावा की गई राशि कैसे प्राप्त होगी, यानी कि जो आपका पैसा है वो आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है उनका उत्तर है कि दावा की गई राशि का रिफंड सफल दावा प्रस्तुत करने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किया जाएगा। तो यहाँ पे इनका कहना यह है कि जो दावा की गई राशि है मतलब आपका जो पैसा है रिफंड वो आपके जो आधार से जो जुड़ा बैंक होगा उसमें जो है सीधा जो है 45 दिनों के बाद आपके खाते में भेज दिया जाएगा। आपको वहाँ पे और कुछ नहीं करना है। जब आपका दावा सफल हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा तो आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आ जाएगा 45 दिनों के बाद। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दावा दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान सहायता के लिए जमाकर्ता को किससे संपर्क करना चाहिए। यानी कि जब आप एप्लीकेशन डालेंगे कुछ वहाँ पे आपको हेल्प चाहिए, कुछ सहायता चाहिए तो आप किससे आप कांटेक्ट करें, संपर्क करें, तो ये पूछना है। तो उन्होंने यहाँ पे बताइए क्या बता रहे हैं कि फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी भी जानकारी के लिए कृपया नीचे बताए गए अनुसार संबंधित सहारा सोसाइटी से संपर्क करें। सो यहाँ पे एक देखिए जो सहारा सोसाइटी के नंबर्स हैं, टोल फ्री नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान अगर आपको वहाँ पे अपलोडिंग के दौरान कुछ कोई भी दिक्कत आती है तो जो देखिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर है, आप इस पे आप कॉल करके जो है हेल्प ले सकते हैं। ये जो टोल फ्री नंबर ये चारों सोसाइटियों के लिए जो है एप्लीकेबल है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दावे से संबंधित प्रश्नों के लिए जमाकर्ता सहारा कार्यालय से कब संपर्क कर सकता है। यानी कि जो आप दावा कर रहे हैं, जो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन डाल रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर कुछ आपको प्रश्न करना है तो जमाकर्ता सहारा कार्यालय से कब, यानी कि जो आपका ऑफिस है सहारा ऑफिस, वहां पे कब संपर्क कर सकता है, कब जाना चाहिए उसको। तो बताया जा रहा है कि जमाकर्ता सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिनों के बाद ही दावे के संबंध में पूछताछ के लिए संबंधित सहारा सोसाइटी शाखा से संपर्क कर सकता है। यानी कि अगर आपने एप्लीकेशन डाल दिया है तो आप अगर कुछ आपके मन में डाउट है, कैसे क्या कुछ जानकारी चाहिए, तो यहाँ बोल रहे हैं कि रिफंड पोर्टल पर दावा जमा करने के 45 दिनों के बाद, यानी कि आपका जो दावा दाखिल हो जाएगा, सब कुछ सत्यापित हो जाएगा, उसके 45 दिनों के बाद अगर आपको कुछ सूचना नहीं मिलती है तो जो सहारा सोसाइटी शाखा है, जो 4 बताया गया नाम, उनसे आप फिर संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या रिफंड स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को कोई सूचना प्राप्त होगी। मतलब कि अगर आपका रिफंड जो है स्वीकृत हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो कैसे क्या कोई सूचना मिलेगी हमको जमाकर्ता को। तो वो बता रहे हैं कि जी हाँ, दावा अनुरोध स्वीकृत होने पर जमाकर्ता को एक कम्युनिकेशन प्राप्त होगी। आपको जो है एक कम्युनिकेशन मतलब उनकी तरफ से एक आपको बता दिया जाएगा कि जो है आपका दावा रिफंड जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है, स्वीकृत हो चुका है।
फिर अगला क्वेश्चन क्या है, क्या जमाकर्ता जमा करने के बाद आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण बदल सकता है? यानी कि अगर आपने जो है जमा करने के बाद जो आपके आधार से जुड़े बैंक खाते का जो डिटेल दिया था उसको आप बदल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे उनका उत्तर है कि जी नहीं, आप नहीं बदल सकते। अगर आपने एक बार जो है विवरण में अपना बैंक अकाउंट का विवरण दे दिया तो आप उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्या भौतिक यानी फिजिकल दावा आवेदन जमा करके CRCS सहारा रिफंड के लिए आवेदन करने का कोई विकल्प है? मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ऑनलाइन नहीं पता है, मैं ऑनलाइन कैसे फॉर्म सबमिट करूं, ये सब कंप्यूटर के बारे में नहीं जानकारी है, तो क्या आप जाके कोई मतलब फिजिकली जाके वहां पे जाके CRCS का कोई ऐसा है जहां पे आप जाके फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं? तो बोल रहे हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं है। यह एक आरंभ से अंत तक ऑनलाइन प्रक्रिया है। ये टोटली जो है प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसमें कोई भी आपको फिजिकली नहीं जाना है, कोई ऑफिस में आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी काम होगा सब ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही होगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, एक बार पावती संख्या प्राप्त हो जाने पर पोर्टल में जानकारी अद्यतन करने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब कि एक बार अगर आपके पास पावती संख्या मिल गई लास्ट में, जब आपका सक्सेसफुल सबमिट हो गया, उसके बाद अगर पोर्टल पे आपको जानकारी चाहिए तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? मतलब कि उसके बाद अगर कुछ जानकारी चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है लोगों का। तो यहाँ पे उन्होंने उत्तर दिया है कि दावा आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के बाद एक पावती संख्या प्राप्त होती है, तदनुसार पावती संख्या प्राप्त होने के बाद कोई अद्यतन परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर आपका जो आवेदन है एक बार जमा हो गया, आपको नंबर मिल गया एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, बस आपको केवल वेट करना है सत्यापन के लिए जो है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस वेबसाइट के लिए कौन सा वेब ब्राउजर उपयोग किया जाना चाहिए? मतलब अगर आप इस वेबसाइट पे अपना जो है पंजीकरण करना चाहते हैं, अपना डेटा जो है दावा करना चाहते हैं, तो कौन सा ब्राउजर मतलब कौन सा इंटरनेट यहाँ पे चाहिए? तो इनका कुछ उत्तर यहाँ पे है कि यह वेबसाइट गूगल क्रोम ब्राउजर और माइक्रोसॉफ्ट एज के नवीनतम वर्जन के साथ सबसे अच्छा काम करती है। यानी कि जो गूगल क्रोम का लेटेस्ट ब्राउजर है या माइक्रोसॉफ्ट एज का जो लेटेस्ट ब्राउजर है, तो उस पे जो है ये अच्छा काम करेगा। तो दोस्तों अगर आप इसको कंप्यूटर पे जो है ऑनलाइन खुद से ही ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो आप अपना जो ब्राउजर है उसको अपडेट कर लीजिए, तो वहां पे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा इसको। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि क्या जमाकर्ता दावा आवेदन पत्र आंशिक रूप से भरने के बावजूद बाहर निकल सकता है? मतलब कि मान लीजिए अगर आप एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, अगर आप आधा काम कर चुके हैं, उसके बाद अगर आपके पास कोई काम आ गया, फिर बीच में छोड़ के जा सकते हैं, जाना पड़ा आपको, तो आप कर सकते हैं कि आपको एक बार स्टार्ट कर दिया तो पूरा ही खत्म करना है। तो इसका भी क्वेश्चन लोगों का हो सकता है उनके माइंड में। तो यहाँ पे उन्होंने उत्तर दे दिया है कि जी हाँ, बिल्कुल आप जो कर सकते हैं ऐसा। जमाकर्ता लॉग आउट बटन पर क्लिक करके पोर्टल से बाहर निकल सकता है। जमाकर्ता बाद में पुनः खोल सकता है और दावेदार आवेदन भरना जारी रखने के लिए लॉग इन कर सकता है। यानी कि अगर आपने अपना आवेदन जो है भर रहे हैं, बीच में अगर आपको कोई किसी काम से जाना पड़ा या फिर पावर कट हो गया, कुछ हो गया, तो वहां पे आपको ऑप्शंस मिलता है, आप दोबारा लॉग इन करके जो है अपने फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की विशिष्टताएं क्या होनी चाहिए? यानी कि जो आवेदन में आप अपने दस्तावेज लगाएंगे तो उसकी विशिष्टताएं क्या होनी चाहिए? विशिष्टताएं बताया जा रहा है। तो देखिए क्या उनका उत्तर है, अपलोड किए गए दस्तावेज ग्रे स्केल या रंग स्केल पर वर्टिकल रूप से एक समान होने चाहिए। यानी कि जो दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स है वो ग्रे स्केल या कलर होना चाहिए, या तो फिर ग्रे स्केल होना चाहिए, और वर्टिकल यानी कि खड़ा खड़ा होना चाहिए, एक समान रूप से होने चाहिए। जमा प्रमाण पत्र पासबुक के लिए दस्तावेज का आकार 200 KB तक, जो आपका पासबुक और जमा प्रमाण पत्र है उसका जो साइज है वो 200 KB तक होना चाहिए। पहले से भरे हुए और निष्पादित दावा आवेदन पत्र के लिए 2 MB और पैन कार्ड के लिए 50 KB सीमित होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो है आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो वहाँ पे 200 KB का साइज होना चाहिए आपके प्रमाण पत्र और पासबुक का, और जो निष्पादित दावा आवेदन पत्र के लिए 2 MB का होना चाहिए। मतलब कि जो आप फॉर्म प्रिंट करके वहाँ पे सबमिट करेंगे उसका 2 MB से ज्यादा का वो जो है नहीं होना चाहिए स्कैन करने के बाद का, और पैन कार्ड का जो है केवल 50 KB ही साइज यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है जब आप अपना जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे, तो क्योंकि आपके सामने ये मुश्किल आ सकती है, परेशानी आ सकती है जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि आपके फाइल का साइज जो है यहाँ पे जो दिया गया है उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यदि जमाकर्ता दावा अनुरोध फॉर्म डाउनलोड करने में असमर्थ है तो क्या करें? यानी कि अगर आपने सारा फॉर्म सबमिट कर दिया, सब डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, वहां पे अपलोड कर दिए, फिर आपको डाउनलोड करना है जहां पे आपको अपना फोटो साइन वगैरह करना है, तो अगर नहीं होता है तो वहां पे क्या करना है जमाकर्ता को?
तो देखिए जमाकर्ता को पृष्ठ को रिफ्रेश करना चाहिए और दावा अनुरोध फॉर्म को पुनः डाउनलोड करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब कि आपको रिफ्रेश करना है उस पेज को, वेबसाइट को। हो सकता है नेट स्लो हो या फिर वेबसाइट सर्वर का स्लो हो सकता है वहां पे, तो आप एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो है फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे देखिए उन्होंने जो है 38 प्रश्न जो है उन्होंने उसका उत्तर दिया हुआ है। ये उत्तर यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये लोगों के माइंड में ये सब सवाल आएंगे जब आप अपना आवेदन जाएंगे, आप जमा करेंगे, वहां पे आप खुद करेंगे या किसी के माध्यम से करेंगे, तो ये जो है क्वेश्चंस आपके माइंड में आएगा। इसलिए इसको FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहा जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन और आंसर को दिया गया है, क्योंकि अगर जो नंबर दिया गया उस पर आप फोन करेंगे तो हो सकता है फोन बिजी जा रहा हो या फोन ना लग रहा हो, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके उत्तर जो है यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिल जाएगा और ये आपको हेल्प करेगा जब आप अपना दावा यानी कि अपना जब आवेदन करेंगे तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया है, लेकिन इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरी जानकारी दूं और जितने भी डाउट्स होते हैं लोगों के मन में वो वहाँ पे क्वेश्चंस भी, उसके आंसर भी मैंने आपको बताएं, क्योंकि ये जो है सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आएंगे, ये परेशानी आपको आएंगी, तो वहाँ पे मैंने सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में कवर कर दिया। और इससे रिलेटेड दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिप्लाई करने के लिए। दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल निःशुल्क है, आपको वहाँ पे कोई चार्ज पे नहीं करना है सब्सक्राइब करने के लिए। तो जो सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना के प्रस्तुत करने के लिए। दोस्तों मिलते हैं किसी और एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।